नमस्कार। धारावी पुनर्विकास योजना अडानी के लिए सोने की खदान। मुंबई स्थित धारावी की झुग्गी झोपड़ी बस्ती पुनर्विकास योजना को लेकर राजनीतिक बवाल मचा हुआ है। मुद्दा इस कदर गरमाया हुआ है कि महाराष्ट्र में विपक्षी महाविकास आघाड़ी ने घोषणा कर दी है कि यदि वे सत्ता में आए तो इस प्रोजेक्ट को तुरंत प्रभाव से रद्द कर देंगे। विपक्ष इसे रियल एस्टेट का अब तक का सबसे बड़ा स्कैम बता रहा है। यहां तक सवाल किया जा रहा है कि स्लम कि ये स्लम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है या सोने की खदान। धारावी के पुनर्विकास का मुद्दा राष्ट्रीय सुर्खियों में तब आया जब मोदी सरकार के चहेते अडानी समूह ने इस रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का ठेका हासिल किया। विपक्ष द्वारा आलोचना स्वाभाविक है, क्योंकि धारावी के प्रोजेक्ट डेवलपर अदानी को मुंबई के बीचों बीच बहुत प्राइम लोकेशन पर व्यावसायिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण एक बड़े इलाके में लाखों वर्ग फुट के आवासीय और वाणिज्यिक स्पेस को बेचकर भारी कमाई का एक सुनहरा मौका सरकार ने मुहैया करवाया है। और हाल ही में विधानसभा चुनावों की घोषणा से ऐन पहले सरकार ने टेंडर की शर्तों से बाहर जाकर मुंबई में अक्सा मालवनी, देवनार डंपिंग ग्राउंड, कांजूरमार्ग भांडुप मुलुंड सॉल्ट पैंस और कुर्ला डेयरी फार्म, इन 5 स्थानों पर करीब 540 एकड़ अतिरिक्त जमीन अडानी को उपलब्ध करवाई हुई है। और यही वो वजह है जिसके कारण इस कदर बवाल मचा हुआ है। ध्यान रहे कि यह जमीन धारावी के करीब 600 एकड़ जमीन के अलावा है। इस प्रकार ये जो नई मुहैया कराई जमीन है और जो धारावी की ओरिजिनल जमीन है, उन दोनों जमीनों को मिलाकर करीब करीब 1080 एकड़ प्राइम लैंड, मुंबई की प्राइम लैंड अडानी को दे दी गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि धारावी की जो आबादी करीब 600 एकड़ जमीन पर एक मंजिला कच्चे पक्के मकान बनाकर रह रही थी, वही आबादी उतनी ही जमीन पर मल्टी स्टोरीड फ्लैट्स में कैसे नहीं बसाई जा सकती। उसके लिए धारावी से बाहर 5 स्थानों पर 500 एकड़ अतिरिक्त जमीन किस उद्देश्य से आवंटित की गई? क्या पुनर्वास योजना की आड़ में लोगों को धारावी से हटाकर कहीं दूर ले जाकर बसा दिया जाएगा और कुर्ला कॉम्प्लेक्स से लगी हुई इस बेशकीमती जमीन को, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से लगी हुई इस बेशकीमती जमीन को डेवलप कर अडानी बेइंतहा दौलत कमाएंगे? और इसके अलावा इस प्रोजेक्ट के डेवलप करने के एवज में अडानी को 100 करोड़ वर्ग फुट का टीडीआर, टीडीआर बोले तो ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स, जो अडानी को मिलेंगे, टीडीआर जो अडानी को मिलेगा, उनको बेचने से अडानी की जो बेहिसाब कमाई होगी, उसका तो हम और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये मानकर चलिए कि इसके बाद अडानी मुंबई के रियल एस्टेट किंग बन जाएंगे। तो जो इतना महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है जिसको लेकर इस कदर बवाल मचा हुआ है, तो इस प्रोजेक्ट के की पृष्ठभूमि क्या है और ये प्रोजेक्ट एक्चुअली है क्या, इस बारे में थोड़ी सी अगर मैं आपको जानकारी दूं तो आपको और स्पष्टता से बातें समझ में आ जाएंगी। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इस प्रोजेक्ट के तहत धारावी की स्लम्स में रह रहे परिवारों को मुफ्त में पक्का घर बनाकर दिया जाएगा। और इस धारावी रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत करीब 28,000 करोड़ रुपए है।
देखिए, धारावी जो है मुंबई के बीचों बीच बसा हुआ एक स्लम एरिया है। स्लम मतलब झुग्गी झोपड़ी पक्के मकानों का एक इलाका है और ऐसा माना जाता है कि ये एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्लम क्षेत्र है। इस इलाके की आबादी करीबन करीबन 10 लाख मानी जाती है और झुग्गियों और कच्चे पक्के मकानों का विस्तार करीब 2.8 वर्ग किलोमीटर एरिया में है। इसकी जो लोकेशन है वो बहुत ही स्ट्रैटेजिक है। असल में तो ये लोकेशन की वजह से ही इतना ज्यादा ये चर्चा का विषय बना और इतनी ज्यादा आलोचना इसकी हो रही है। इसकी लोकेशन जो है वो बहुत स्ट्रैटेजिक है। इसके एक तरफ देश का सबसे अमीर बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, जिसको आप लोग बीकेसी के नाम से भी जानते होंगे, बांद्रा इसके एक तरफ बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स है, तो दूसरी तरफ सायन माहिम और दादर है। मतलब एक्सेसिबिलिटी जो है इस एरिया की वो बहुत ही सुविधाजनक है। इसके अलावा इस इलाके की जो एक विशेष बात है वो ये है कि ये रिहायशी बस्ती होने के साथ साथ यहाँ पर करीब 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 20,000 से ज्यादा अति लघु, लघु और मध्यम आकार के, मझोले आकार के कई गृह उद्योग हैं, जिसमें कि चमड़ा उद्योग, मिट्टी के बर्तन बनाने का उद्योग, कढ़ाई का, हैंड एम्ब्रॉयडरी, मशीनों की एम्ब्रॉयडरी का एक बहुत छोटी-छोटी यूनिट्स हैं और उनसे ऐसा बताया जाता है कि 100 करोड़ रुपए सालाना का रेवेन्यू जनरेट होता है। सरकार को उससे ये इतना रेवेन्यू प्राप्त होता है। तो ये एक इस इलाके की एक विशेष बात है कि रिहायशी होने के साथ-साथ यहाँ छोटे-छोटे उद्योग धंधे भी चल रहे हैं। लोग वहीं रहते हैं और वहीं घर के अंदर ही उनका उद्योग धंधा भी है। तो ये जो धारावी का जो इलाका है, क्योंकि ये झुग्गी झोपड़ी का इलाका है, वहाँ उसके रीडेवलपमेंट की बात पिछले 18 सालों से चल रही थी। मतलब दो सन 2008 से 4 से 2004 से ये बातचीत चल रही थी और इन 18 सालों में इस दिशा में सरकारों ने पहल भी की, लेकिन कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया। तो आखिरकार इस पुनर्वास प्रोजेक्ट को लेकर सन 2019 में सरकार ने निविदा आमंत्रित की, टेंडर जिसको बोलते हैं, और इस निविदा में कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया दुबई की एक कंपनी सेकलिंग टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन। सेकलिंग टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन ने, और उसने ये जो कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया वो 7200 करोड़ रुपए में हासिल किया, 7,200 करोड़ रुपए में। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस 2019 में जो ये टेंडर निकला था उसको अडानी क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, वो पिछड़ गए थे और कॉन्ट्रैक्ट सेकलिंग टेक्नोलॉजी के हाथ में चला गया था। अब आपके दिमाग में ये सवाल उठा होगा कि जब सेकलिंग को ठेका मिल गया था तो उसके बावजूद अडानी को ये अब अडानी को ये प्रोजेक्ट कैसे मिला? तो इसके लिए तरकीब निकाली गई, क्योंकि अडानी सरकार के लाडले लाडले हैं। तो किसी भी तरीके से ये जरूरी था कि अडानी के हित में इस इस जो प्रोजेक्ट है इसमें कुछ ऐसे तब्दीलियां की जाएं जिससे कि अडानी इसके दावेदार बन जाएं। तो उसके लिए क्या किया गया कि सेकलिंग को जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, दुबई की कंपनी को जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, उस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करके अक्टूबर 2022 में, ध्यान दीजिए, जबकि ये शिंदे फडणवीस की महायुति सरकार सत्ता में आ चुकी थी, तो सेकलिंग के उस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करके अक्टूबर 2022 में धारावी पुनर्वास प्रोजेक्ट के लिए एक बार फिर से टेंडर की प्रक्रिया चालू की गई। अब क्योंकि पुराने टेंडर को रद्द कर दिया गया था और नया टेंडर अडानी को दिया जाना था, तो इस बार सरकार ने रेलवे की 45 एकड़ जमीन को भी इस प्रोजेक्ट में जोड़ दिया, जो कि धारावी से लगती हुई जमीन है। अब चूंकि टेंडर का स्कोप बढ़ा दिया गया था, तो इसके लिए सेकलिंग के कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करके नया टेंडर इनवाइट किया गया। अब
सेकलिंग जो कंपनी थी वो इस फैसले के खिलाफ, सरकार के इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में गई और वो मामला अब भी कोर्ट में लंबित है। लेकिन इस वक्त प्रोजेक्ट जो है अडानी के हाथों में है और इस बार अडानी ने इस प्रोजेक्ट को हासिल किया है 5,069 करोड़ रुपए में, 5,069 करोड़ रुपए में सबसे ऊंची बोली लगाई और उन्होंने ये टेंडर हासिल कर लिया और यहीं से विवाद की शुरुआत होती है। इस बार अडानी ने जिस धनराशि माने 5,069 करोड़ रुपए की बिड लगाकर ये टेंडर हासिल किया है, वो धनराशि दुबई के सेकलिंग की बिड से 2,131 करोड़ रुपए कम है। मतलब अडानी ने टेंडर हासिल किया 5,069 करोड़ में और सेकलिंग ने जब 2019 में टेंडर हासिल किया था तो उन्होंने जो हासिल किया था 7200 करोड़ रुपए में। तो सीधे सीधे 2,131 करोड़ रुपए कम में अडानी ने ये टेंडर हासिल कर लिया अंततः। इतना ही नहीं, सरकार ने इस बार एक शर्त में और तब्दीली की। वो क्या तब्दीली की कि जो व्यक्ति टेंडर करेगा, जो सफल बोलीदाता जिसको हिंदी में बोलेंगे, कि उसकी नेटवर्थ कम से कम 20,000 करोड़ रुपया होनी चाहिए। उससे कम नेटवर्थ का कोई भी व्यक्ति इसमें आगे ना आए, टेंडर ना भरे। यहाँ गौरतलब बात यह है कि सेकलिंग ने जब ये टेंडर हासिल किया था तो उस टाइम नेटवर्थ की शर्त मात्र 10,000 करोड़ रुपए थी। तो उसको बढ़ाकर डबल कर दिया गया, 20,000 करोड़ रुपए कर दिया गया और स्टैंप ड्यूटी और प्रीमियम में छूट अलग से दी गई। आप देखिए कि किस तरीके से नियम कायदे कानूनों को तोड़ मरोड़ कर किसी भी तरीके से अडानी को टेंडर दिलाने के लिए सरकार ने कितने प्रयत्न किए और इसीलिए ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि अडानी को ये टेंडर मिले, इसके लिए सरकार ने शर्तों में इस प्रकार के अनेकों बदलाव किए। उन बदलावों के बारे में हम आगे एक बात करेंगे। इसके अलावा जो ये रूल मैंने आपको बताई कि जो उन्होंने चेंज किए, उसके अलावा एक और रूल चेंज किया। वो थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड रूल है, लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ा सरल भाषा में उसे समझाने की कोशिश करूँगी कि इसके अलावा रूल के मुताबिक स्लम रिहैबिलिटेशन स्कीम, जो कि ये इस वक्त धारावी के लिए जारी है। स्लम रिहैबिलिटेशन स्कीम में डेवलपर जो होता है, इस केस में अडानी जो है, वो भूमि के मालिक को, भूमि का मालिक बीएमसी, बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, स्लम रिहैबिलिटेशन स्कीम में डेवलपर भूमि के मालिक को रेडी रेकनर के हिसाब से 25% दर से प्रीमियम का भुगतान करता है। अब धारावी की जो 70% से ज्यादा भूमि है, उसकी मालिक बीएमसी है, बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो इसलिए वो प्रीमियम जो है, जो 25% की दर से सरकार को दिया, बीएमसी को दिया जाना को मिलना चाहिए था। लेकिन बिड के डॉक्यूमेंट में क्या बदलाव है कि बिड डॉक्यूमेंट के हिसाब से स्पेशल पर्पस व्हीकल, इस मामले में अडानी की कंपनी, इस प्रीमियम का भुगतान अडानी जो है वो 25% प्रीमियम का भुगतान बीएमसी को नहीं करेंगे। बीएमसी के बदले वो भुगतान किया जाएगा धारावी रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, डीआरपी के नाम से जो एक नई अथॉरिटी बनाई गई है, उसको वो दिया जाएगा और स्लम रिडेवलपमेंट अथॉरिटी को वो भुगतान किया जाएगा। मतलब सीधे सीधे बीएमसी को बड़ी चोट पहुंचाई गई है। विपक्ष की चिंता वाजिब है, क्योंकि इस वजह से बीएमसी को अनुमानतः 5,000 करोड़ रुपए का के राजस्व का नुकसान होगा। तो इसके लिए आपने देखा होगा कि महाविकास आघाड़ी के जो नेता है, उसमें शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी इस बारे में सरकार के ऊपर हमलावर हैं। अब इसके बाद हम एक लास्ट में उस नियम की चर्चा करते हैं जिसकी वजह से धारावी के लोग और समूचा विपक्ष उद्वेलित है। नियम कहता है कि 1 जनवरी 2000 को या उससे पहले से जो मौजूद जो लोग हैं,
जो मकानों में रह रहे हैं या झुग्गियों में रह रहे हैं, उनको यथास्थान मतलब धारावी में ही उनको मकान दिया जाएगा। अब उपरोक्त नियम के तहत जो पुनर्वास के लिए अर्हता रखने वाले जो जो लोग हैं, उनके चिन्हीकरण के लिए कि भई उनका सर्वे हो रहा है कि कौन लोग हकदार हैं और कौन लोग हकदार नहीं हैं, कौन लोग 2000 से पहले यहाँ रह रहे हैं और कौन लोग 2000 के बाद यहाँ आए हैं। तो उसके लिए देखिए 10 लाख के करीब आबादी है वहां पर, तो अब उपरोक्त नियम के तहत जो है पुनर्वास की अर्हता रखने वाले रहिवासियों के चिन्हीकरण के लिए सर्वे का काम शुरू हो चुका है। मगर धारावी के लोग रिहाइश के साथ-साथ छोटे-मोटे काम धंधे करने के लिए भी यहीं पर जगह चाहते हैं, जो कि संभव नहीं है और ना सरकार देगी और ना अडानी देंगे। क्यों वो रिहाइश के साथ-साथ काम धंधे की जगह क्यों चाहते हैं? क्योंकि मैंने जैसा आपको पहले बताया कि लोग जिन घरों में रहते हैं, वहीं पे उनके छोटे-छोटे एक कुटीर उद्योग, गृह उद्योग जैसी चीज़ें आप ब जो वो वहाँ वो चलाते हैं, तो उनके लिए वो सुविधाजनक है क्योंकि रेलवे लाइन उनके पास है, 3-3 रेलवे स्टेशन आजू-बाजू में लगते हैं, तो उनको आने-जाने में और अपने माल की सामान की कच्चा माल हो या तैयार माल हो, उसकी को भेजने में आसानी रहती है और एक लोकेशन का फ़ायदा तो डेफ़िनेटली उनको मिलता ही है। तो वो चाहते हैं कि हमें हमें फ्लैट के साथ-साथ हमारे काम-धंधे के लिए भी जगह दी जाए, जो कि सरकार दे नहीं रही है। अब सीधी बात है कि धारावी के जो लोग हैं, वो किसी भी कीमत पर धारावी को छोड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन पिछले हफ्ते ही सरकार ने जो 540 एकड़ जमीन मुंबई के विभिन्न स्थानों पर अडानी को आवंटित की है, उससे ये आशंका प्रबल हो रही है कि धारावी के लोगों का पुनर्वास धारावी में नहीं होगा, जो कि होना चाहिए कानूनन। लेकिन जो जमीन दी गई है 540 एकड़, उस जमीन से ये शंका प्रबल हो गई है, आशंका लोगों को हो गई है कि अब धारावी के लोगों को यहां से उजाड़ा जाएगा और यहां से कहीं दूर ले जाकर उन्हें बसाया जाएगा, जिसके लिए यहाँ के निवासी तैयार नहीं हैं। अब उसके लिए बल प्रयोग करेंगे या किस तरीके का सरकार का जो किस तरीके से सरकार अडानी के लिए उस जमीन को खाली करवा के देगी, ये एक देखने वाली बात होगी। देखिए अगर वापस से महाराष्ट्र में महायुति की ही सरकार आती है, तो डेफिनिटली जो एक आशंका जो वहाँ पे जो कुछ ग्रुप्स काम कर रहे हैं और जो वहाँ के निवासी हैं, उनको ये पूरी आशंका है कि यहाँ से उनको जोर जबरदस्ती करके इस धारावी से निकाल बाहर किया जाएगा और बाहर कहीं दूर पार के स्थानों पे ले जाके बसा दिया जाएगा, जिसके लिए वहां एक चिंता और बेचैनी का माहौल है। अब जैसे-जैसे ये सर्वे का काम गति पकड़ रहा है, उसी वैसे ही वैसे जन विरोध, जो लोगों का विरोध है, वो तीव्र होता जा रहा है। अब देखना ये होगा कि सरकारी बुलडोजर के सामने जनता का प्रतिरोध जीतेगा या अडानी जीतेंगे। ये समय बताएगा। नमस्कार।